नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। उत्तर प्रदेश की खास खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के दादरी में केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों व स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव और गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा भी मौजूद रहे। नई स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ये अस्पताल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जो केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना है, इन्होंने महाराष्ट्र की एक प्रतिष्ठित एजुकेशन एंड हेल्थ केयर के रूप में जो संस्था कार्य कर रही है, डीवाई पाटिल ग्रुप ने इस हॉस्पिटल को इनके साथ मिलकर के चलाने का दायित्व लिया है। ये बहुत प्रतिष्ठित और एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसने बहुत अच्छे ढंग से महाराष्ट्र के अंदर काम किया है और उस कार्य का अनुभव गौतम बुद्ध नगर जनपद में एनसीआर से जुड़े हुए हमारे जनपदों को भी प्राप्त होगा। मैं कपिल देव जी आपको, सुनील गुप्ता जी को इस केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आपसे, आपके इस ग्रुप से इस बात के बारे में आग्रह करूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश ये देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। हर एक क्षेत्र में भारत आज एक नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है समाज की। आपका एक ग्रुप इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। इस कोर्स के बाद अब हेल्थ केयर में भी हम लोग अपनी सेवाएं देंगे। पब्लिक ने जो प्यार दिया है उसके बदले हम भी उन्हें कुछ दे सके, रिटर्न कर सके, हेल्थ केयर के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। आप देखें, 2014 तक भारत के अंदर केवल 6 एम्स मुश्किल से काम कर रहे थे और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए उसका परिणाम है कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के लिए देश के अंदर 23 एम्स पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहां 2017 के पहले गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस संचालित थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। 81 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जनपदों में कार्य कर रहे हैं। और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 जनपद ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज के लिए हमारी एक पॉलिसी है। अगर केडीएसजी ग्रुप मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में वहां पर भी आएगा तो वहां पे नए मेडिकल प्रोफेशनल्स निकालने में मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। और हम चाहेंगे कि इस फील्ड में यह भी एक निवेश है। यहां पे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 300 बेडेड बना है, लेकिन ये मान के चलिए कि 300 बेड के हॉस्पिटल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 1000 लोगों को काम मिलेगा। 1000 लोगों को। इसमें डॉक्टर होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा, पैरामेडिक्स होगा, टेक्नीशियंस होंगे, 4th क्लास से जुड़े हुए सभी ग्रुप, वार्ड बॉय होगा, दाई होगी, स्वीपर होंगे, गार्ड होंगे, सबको मिलाकर के लेंगे तो कम से कम
1000 लोगों को यहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यानी सेवा भी है और सेवा के साथ साथ रोजगार भी है, और रोजगार के साथ साथ यहां पर इतने परिवारों को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर बढ़ने की दिशा में भी किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। उत्तर प्रदेश आज विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा है, और यहां पे हम लोगों ने तो अब केवल आयुष्मान भारत ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षकों के लिए भी हम ही ने हाल ही में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रसोईया, इन सबको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा दे दी है। ये लोग जाएं, इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना उपचार कराएं, 5 लाख की व्यवस्था सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई व्यक्ति आयुष्मान का कार्ड नहीं बना पाया है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसका कार्ड नहीं बन पाया है, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं। मैंने अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से पिछले 1 वर्ष के अंदर 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग अलग स्तर के मरीजों को प्रदेश भर के हॉस्पिटलों में उपलब्ध करवाया है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। आज सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है, सभी का सामूहिक प्रयास होगा तो अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। बदले हुए प्रवेश में हम सबको अपने आप को तैयार करना है। एक समय था जब सरकारें प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी। गवर्नमेंट माफिया के सामने नतमस्तक थी। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की व्यवस्था की है, और अब उससे भी आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की तरफ भी आगे बढ़ चुका है। यानी विकास की वो प्रक्रिया जो यहां की आवश्यकता थी, बहुत शीघ्र भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसी जनपद में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जेवर में प्रारंभ होने वाला है। ये पूरा क्षेत्र विकास की एक नई आभा के साथ देश के अंदर सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय के रूप में अपना स्थान बना रहा है। आज क्या नहीं है इस जनपद में? भारत के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% इसी जनपद में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% कंपोनेंट इसी जनपद में बन रही है। अब फिल्म सिटी भी यहां बन रही है। मेडिकल डिवाइस पार्क भी इसी जनपद में बन रहा है। लॉजिस्टिक का बड़ा केंद्र भी और कार्गो का भी एक बड़ा केंद्र भी यह जनपद विकसित कर रहा है। स्वाभाविक रूप से विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार के द्वारा और जनता के द्वारा उठाए गए कदमों का यह परिणाम है कि कभी उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज था और आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आज वह एक ब्रेक थ्रू बन करके एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार बैठा है। और हॉस्पिटल में यहां पर केडीएससी ग्रुप के द्वारा जो निवेश किया गया है, यह सेवा का तो एक बेहतरीन उदाहरण है ही, लेकिन ये अपने आप में निवेश भी है। यहां पे निवेश भी हुआ है और कम से कम 1000 लोगों को काम भी मिलेगा। यानी
इतने लोगों के लिए रोजगार की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध हुई है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से केडीएसजी ग्रुप को, इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डीवाई पाटिल ग्रुप के साथ मिलकर के बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर पूरा सहयोग के लिए आश्वस्त करता हूं और आह्वान करता हूं कि राज्य के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें, चाहे वह एजुकेशन का फील्ड हो या हेल्थ केयर का, स्पोर्ट्स का हो या फिर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास का कोई भी क्रम, इन सभी में जहां भी ग्रुप अपने निवेश करने के लिए आगे आएगा, राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार का सहयोग करेगी, हर प्रकार से उन्हें समर्थन देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से कपिल देव जी, आपको, आपके पूरे ग्रुप को इस हॉस्पिटल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केडीएसजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एनसीआर में एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र के रूप में विकसित होकर के स्वास्थ्य के भी नए मानक गढ़ने का काम करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने रायसीना संवाद में भाग लिया। इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाएंगे। That we are in turbulent times was a reality already recognized, but that it could be intense enough to even impact participation here says a lot. Let me begin by thanking President Alexander Stubb, our chief guest this year. We have just heard his insightful, I'd say, happy and optimistic analysis of the global situation at a particularly complex time. That has certainly set the tone for further deliberations. In his well-established incarnation as an author, we will also have the pleasure of hearing him again tomorrow, specifically, I hope, on value-based realism. To Prime Minister Narendra Modi ji, I would like to say that your presence, as always, continues to serve as an inspiration. Events of the last year, including ongoing developments, only validates your belief that Indians must continue to develop a sharp global awareness and the world an equally relevant India awareness. And we must constantly update both. Mr. Prime Minister, Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen. It's a great honor to be here today inaugurating the Raisina Dialogue. It's also a great honor for me as the President of Finland to have spent the better part of 3 hours in the presence of the Prime Minister of India, Narendra Modi, today. We got to be such good friends that I feel I can say this. For me it was an empowering moment because today we stood there together representing almost 1.5 billion people. And I'm sorry the speech is going to go only downhill from here. During the past decade, it's been remarkable to see how Raisina has developed into one of the foremost platforms for strategic thinking and global engagement. And I think for that we should all be thankful to both Minister Jaishankar and Samir Saran. The fact that you've been able to do this in 11 years and gather such a distinguished group with some flight problems getting here, I think is remarkable. So congratulations for that. Let me take some 20 minutes of your time and begin by the following. I think we human beings make 3 mistakes.
The first mistake is that we over-rationalize the past. We think that the world worked in a certain way and juxtapose examples thereof. The second mistake we make is that we over-dramatize the present. And when we do these two mistakes, the problem is that we end up underestimating the future. And I'll try to avoid that today, but the problem is that us nerds of international relations, we quite often draw parallels between the past and the present, sometimes to make convincing sounding predictions, and sometimes just to make the case that the world was more orderly and much better in the good old days. At the same time, we get quite het up about things that we see around us, as if the world has never experienced crisis of the scale that we are presently facing. I was reminded of this lately when, over the holidays, I read the biography of U Thant, former Secretary General of the UN, first Asian one. The book was called The Peacemaker. And I just drew the conclusion that, at least having read that, the number of global crises is actually fairly constant. Now, by this, I do not in any which way want to diminish the significance of the increase of the number of local and regional conflicts that we are now witnessing around the world. I'm deeply concerned what we see today in the Middle East, in Sudan, and in Ukraine, just to name a few. My worry, though, is that these conflicts are incrementally becoming global. And my aim today is to try to find a pathway back to an international order in which institutions, norms, and rules are respected. गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में 5 मार्च 2026 को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगे लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द समाधान किया जाए। भारत फिनलैंड समझौता ज्ञापनों और प्रेस विज्ञप्तियों का आदान प्रदान किया गया है। इस दौरान दोनों देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। कार्यक्रम में भारत और फिनलैंड के प्रतिनिधियों ने आपसी साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। योर एक्सेलेंसी प्रेसिडेंट स्टुब, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। 13वें फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा पर मैं प्रेसिडेंट स्टुब का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रेसिडेंट स्टुब एक प्रसिद्ध ग्लोबल लीडर ही नहीं, एक सम्मानित थिंकर और लेखक भी हैं। एक्सेलेंसी, आप जैसे अनुभवी और डायनेमिक लीडर का इस वर्ष के रायसीना डायलॉग का चीफ गेस्ट बनना हमारे लिए बहुत सम्मान और खुशी की बात है। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन से लेकर वेस्ट एशिया तक दुनिया के कई हिस्से उसमें संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे ग्लोबल एनवायरनमेंट में भारत और यूरोप, दुनिया की 2 बड़ी डिप्लोमेटिक पावर्स, अपने संबंधों के सुनहरे दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा बढ़ता सहयोग वैश्विक स्थिरता, विकास और साझा समृद्धि को नई मजबूती दे रहा है। फ्रेंड, वर्ष 2026 की शुरुआत में ऐतिहासिक भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ।
ये एग्रीमेंट भारत और फिनलैंड के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी सहयोग को और प्रबल करेगा। डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में भारत और फिनलैंड महत्वपूर्ण साझेदार हैं। नोकिया के मोबाइल फोन और टेलीकॉम नेटवर्क ने करोड़ों भारतीयों को जोड़ा है। फिनलैंड के आर्किटेक्ट के सहयोग से हमने चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है। फिनलैंड की साझेदारी से हमने नुमालीगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी बंबू टू बायोएथेनॉल रिफाइनरी भी बनाई है। फ्रेंड, ऐसे महत्वपूर्ण उदाहरणों से प्रेरित होते हुए प्रेसिडेंट स्टुप की इस यात्रा में हम भारत फिनलैंड संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन डिजिटलाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का रूप दे रहे हैं। यह पार्टनरशिप एआई से लेकर 6G टेलीकॉम तक, क्लीन एनर्जी से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक कई हाईटेक क्षेत्रों में हमारे सहयोग को गति और ऊर्जा देगा। साथ ही डिफेंस, स्पेस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल जैसे की सेक्टर्स में भी साझेदारी और गहरी बढ़ेगी। भारत और फिनलैंड जैसे लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देशों की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए ट्रस्टवर्दी टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करने में योगदान देगी। फ्रेंड्स, फिनलैंड भारतीय फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा पर विदेश मंत्रालय की तरफ से विशेष जानकारी दी गई है। तो क्या वर्क लाइफ बैलेंस, जो कि आप लोगों का भी आजकल ठीक नहीं चल रहा, तो वर्क लाइफ बैलेंस और कैसे हैप्पीनेस इंडेक्स में हम अपने देश को ऊपर लेके आए, इस मुद्दे पे कोई बातचीत हुई? Kadambari Sharma, independent journalist. Sir, while having this conversation about reforms in the UN, was there any change in required parameters or understanding, given that UNSC members, 2 members, have undermined the UN like never before? Okay. Keshav, you have a question? Clarification to my Please. previous question. Sir, thank you. Thank you again for this. I just had a clarification. I just wanted to understand why, how in the joint statement no mention of West Asia when the conflict is ongoing is made, when there is a clear reference to the war in Ukraine. So, was there a reason why West Asia was left out of this statement, sir? Thank you. Sir, mine is also a small clarification on whether essential imports of oil, gas and many other commodities, whether that issue was also discussed for both the economies and also for both India as well as the EU. Sir, if you can respond to these questions. Again, thank you very much. Yes, you are right, absolutely right. Finland has been on the top in the happiest country index. Life. बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।